हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है कौन सा, एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट में क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म देखो पहले क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इस फुल फॉर्म से ही हमें समझ में आता है इसमें एंजाइम लिंक्ड है और इम्यूनोसोर्बेंट्स किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है हमारा पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ या एंटीजन, इनके लिए ये स्टैंड करता है। और ऐसे मतलब टेस्ट, यानी कि ये पूरी जो है एक डेफिनेशन बनती है, ये टेस्ट है किसके लिए, इम्यूनोसोर्बेंट्स के लिए जिसके अंदर एंजाइम लिंक्ड है, यानी कि एंजाइम उसके साथ अटैच है, एंजाइम का उसमें यूज़ है। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। एलिजा टेस्ट जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था किसके द्वारा, एंगवेल्स एंड पार्लमेंस के द्वारा। कब किया गया था, इन 1972। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलिजा इज ए प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग soluble substance such as peptide, प्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन। जो एलिजा टेस्ट है वो एक प्लेट बेस्ड टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक प्लेट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या पता करते हैं, जो सब्सटेंस है पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडी और हार्मोन्स, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीज़ों का हम इसमें पता करते हैं इस टेस्ट के अंदर। कौन से टेस्ट के अंदर, एलिजा टेस्ट के अंदर। देखो इसमें जो ये जो टेस्ट परफॉर्म करता है उसकी सबसे सिंपल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको पहले कैसे टेस्ट को उसको परफॉर्म किया जाता है। देखो सबसे पहला स्टेप देखिए इसमें क्या है, एंटीजन फ्रॉम द सैंपल आर अटैच टू ए सरफेस। सबसे पहले तो जो एंटीजन है, किसी भी सैंपल से हम एंटीजन को लेते हैं और उसको सरफेस पे अटैच करते हैं। किसकी सरफेस पे, ये हम बताएंगे हम आपको आगे, जो कि प्लेट के होती है। प्लेट के अंदर वेल्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर हम इसकी सरफेस पे ये अटैच करवाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, मैचिंग एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस बाय विच दी बाइंड विद एंटीजन। जो एंटीजन के मैचिंग की एंटीबॉडी है वो हम उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थर्ड स्टेप देखेंगे, एंटीबॉडी आर लिंक्ड विद एन एंजाइम। जो एंटीबॉडी जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनके साथ एक एंजाइम भी लिंक होगा। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट। जो पर्टिकुलर एंजाइम है उसके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होते हैं और उनको जब हम उसमें ऐड करेंगे, किसमें, जो हमने प्लेट के अंदर वेल्स बताए हैं जहाँ पे हम इन रिएक्शंस को कर रहे हैं, जब हम उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट, तो फिर जब रिएक्शन होगी कौन सी, एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन किसके साथ होगी, एंजाइम के साथ होगी, और वहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। वो किसकी फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, जिससे हम कलर डिटेक्ट करेंगे और हमें पता लगाएंगे कि उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एलिसा। एलिसा के टाइप कौन कौन से हैं, यानी कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हम टाइप्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्ट तरीका है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का, सीधा सा मतलब है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल लेंगे जिसके अंदर एंटीजन या फिर कोई भी प्रोटीन जो है सब्सटेंस जिसका हमें परफॉर्म करना है, जिसको हमको टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसका हमें पता लगाना है, उसको सैंपल लेंगे। सैंपल को हम लेंगे किसमें, ये है हमारी एलिसा प्लेट, जो मैं प्लेट बता रहा था अभी आपसे, वो ये प्लेट है। इस प्लेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इस टाइप से होल तो नहीं कहेंगे हम, इसमें वेल्स होते हैं। वेल्स यानी कि जैसे कि हम माने कि उसके अंदर गड्ढे बने हुए होते हैं बहुत सारे, और ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 96 वेल्स वाली जो ट्रे होती है उसको यूज़ करते हैं। ये जो एलिसा प्लेट होती है ये पॉलीस्टायरीन की बनी हुई होती है, यानी कि प्लास्टिक के टाइप की होती है और ये पॉलीस्टायरीन की बनी हुई होती है। हम क्या करेंगे, इस प्लेट में से एक पर्टिकुलर वेल के अंदर अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ होगी, और उसके बाद उस वेल की कोटिंग करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे, किसके साथ, ये हम
करेंगे, या तो बोविन के साथ या सीरम के साथ या एल्ब्यूमिन के साथ या फिर कैसीन के साथ इसकी हम ब्लॉकिंग करेंगे। सिर्फ एंटीजन वाले पार्ट को, जहाँ पे एंटीजन है उसको छोड़ के बाकी सभी जगह ये ब्लॉकिंग हो जाएगी। ये ब्लॉकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो एंटीबॉडी इस प्लेट के सरफेस एरिया पे यानी कि कहीं भी जाके अटैच हो सकती है, चिपक सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ हम एंटीजन को छोड़ के बाकी सभी जगह को ब्लॉक कर देंगे ताकि एंटीबॉडीज़ कहीं और भी ना रह जाए। अब ब्लॉकिंग के बाद हम देखेंगे क्या, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो स्टेप आएगा उसके अंदर हम देखेंगे, इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज़। यानी कि ये जो हमारा सैंपल है स्ट्रे में, इसके हम एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और हमें जैसे ये पता नहीं है कि इसके अंदर कौन से एंटीजन है, तो हम उसमें एंटीबॉडीज़ डाल के पता कर सकेंगे कि इसके अंदर कौन सी पर्टिकुलर एंटीबॉडी है, एंटीजन है, इसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर एंटीजन है। क्योंकि जो एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसी का एंटी जो बॉडी है वो आके उससे अटैच हो जाएगी। अब हम मान के चलते जैसे कि इसके अंदर हमें चेक करना है कि एंटीजन बी प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सी, एंटीबॉडी बी। जब हम एंटीबॉडी बी को इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर वो बी एंटीजन पे आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इधर जो ये हमने एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाई है, इसी के साथ हम देखेंगे कि ये यहाँ पे एंजाइम से लिंक्ड है और ये हम लेबोरेटरी से आसानी से ले सकते हैं। अब जो ये एंजाइम लिंक है इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? ये जो एंजाइम है इसके पास कैपेसिटी है किस चीज़ की, कलरफुल प्रोडक्ट की आउटपुट करने की। यानी कि हम इसका अगर कोई भी सबस्ट्रेट इसमें यूज़ करेंगे, एंजाइम के साथ हम सबस्ट्रेट को यूज़ करेंगे तो इसके पास कैपेसिटी है कलर के आउटपुट की। अगर कलर हमें मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं, जब हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है तो उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो पर्टिकुलर अपनी साइट पे जाके बाइंड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अगला स्टेप आएगा वॉशिंग का। जो एक्स्ट्रा जो एंटीबॉडीज़ होंगी, जो कि अब हमने एंटी बी एंटीबॉडीज़ डाली हैं तो वो बी पे ही जाके अटैच करेंगे, ए पे या फिर कोई और एंटीजन होगा उस पर नहीं। जब हम इसको वॉश आउट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा की जो एंटीबॉडीज़ है ये सब एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगी। और अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको ऐड करेंगे, उसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब सबस्ट्रेट का काम हमने आपको बता ही दिया क्या है कि वो कलर की फॉर्मेशन करेगा, कलर की प्रोडक्शन करेगा। अब जैसे ही हम इसके साथ सबस्ट्रेट डालेंगे तो कलर आउटपुट होगा। अब कलरफुल प्रोडक्ट जब हमारे पास निकल के आ जाएगा तो हम उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। किसकी सहायता से इंस्पेक्ट कर लेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका काम क्या होता है, जब हमारे पास कलर की प्रोडक्शन जो है, जो कलरफुल प्रोडक्ट निकल के आया है उससे हम पता कर लेंगे कि ये इसके अंदर एंटीजन बी है या नहीं है। इसका पता हम कौन से डिवाइस से करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। अगर कोई कलर इंड्यूस हुआ तो टेस्ट हमारा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कलरलेस ही रहता है, कलरलेस ही हमारा रिजल्ट आता है तो टेस्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट का पता लगा लेते हैं। अब इसकी टेस्ट के इसका एडवांटेज क्या क्या है, एक तो ये क्विक प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसके अंदर ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। इसमें देखो सबसे पहले क्या, हमने सैंपल लिया, सैंपल को सीधा जो हमारी ये है एलिसा प्लेट का एक वेल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब वेल के बाद हमने इसकी ब्लॉकिंग कर ली, ब्लॉकिंग करने के बाद हमने उसमें सीधी एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी। अब एंटीबॉडीज़ जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर जाके साइट पे जाके बाइंड करेगी। अब बाइंड करने के बाद हमने उसमें सबस्ट्रेट डाल दिया।
सब्सट्रेट डाल दिया तो वो फिर एक कलरफुल प्रोडक्ट जो है आउटपुट है वो दे देगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है। तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जहाँ पर जब हमने देखा था कि जो पर्टिकुलर एंटीजन है उनके लिए पर्टिकुलर ही एंटीबॉडी चाहिएगी, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर यहाँ पे एंटीजन अलग अलग तरह के या फिर ज़्यादा एंटीजन है तो हमें ज़्यादा एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये इसका एक बेसिक सा डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कौन सा, इनडायरेक्ट एलिजा मेथड। ये भी डायरेक्ट की तरह ही है, लेकिन बस इसके अंदर एक स्टेप चेंज होता है। जैसे हमने पहले में सैंपल लिया था वैसे ही इसके अंदर सैंपल लेना है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ब्लॉकिंग करनी है और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है। वहाँ पर जो हमने एंटीबॉडीज़ यूज़ की थी वो एंजाइम से लिंक थी, लेकिन यहाँ पर जो हम एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो एंजाइम से लिंक नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, मान के चलो अगर हम ह्यूमन बॉडी की एंटीबॉडी है, ठीक है, और हम अगर इस एंटीबॉडी को एनिमल में इंजेक्ट करवा देते हैं तो वो एनिमल बॉडी के लिए एंटीजन बन जाएगी, क्योंकि एनिमल की जो बॉडी है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी और वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी खुद ही बनाएगी। यानी कि ये एंटीबॉडी अगर एनिमल बॉडी के अंदर जाएगी तो वहाँ पे ये एंटीजन का काम करेगी। ठीक है, अब जो एनिमल की बॉडी है वो इस एंटीजन के लिए अपने बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके समझो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये एंटीबॉडी एनिमल बॉडी के अंदर जाके एंटीजन बन रही है और एंटीजन बनने के बाद अब एनिमल बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इनकी एंटीजन की अपनी अलग अलग साइट्स होती है जिनको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिक साइट्स। इन साइट्स जैसे कि ये साइट हो गई, ये बहुत सारी साइटें होती है एक ही एंटीजन की। इन सभी साइटों को क्या बोलते हैं हम, एपिटोप्स बोलते हैं। इस पर्टिकुलर एपिटोप्स के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हम इसी चीज़ से एक और चीज़ समझते हैं। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर एक ही एपिटोप्स पे कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बन रही है तो उसे हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी कि जिसके अंदर सिंगल ही एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही है उसे कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और अगर जो साइट्स तो हमारी बहुत सारी हैं, एपिटोप्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, अगर सभी के लिए हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, मोनोक्लोनल क्या होती है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको 1 से 2 बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एंटीजन है ये इसके साथ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई है। अब हमने ये वाली एंटीबॉडीज़ जो है ये लैब में हम पहले से ही स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से हम इसको यूज़ करके यहाँ इसके साथ यूज़ करेंगे, इसको साथ में इसको हम ट्रीट करवाएंगे। अब जो ये हमारी नई एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है इनको हम कहते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। ठीक है, और अब प्राइमरी कौन सी होगी, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ये हो गई जो हमने पहले यूज़ की थी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है। अब जो सेकेंडरीज एंटीबॉडी है उसके साथ हमारा जो एंजाइम है वो लिंक्ड है। यहाँ पे एंजाइम लिंक नहीं था, अगर हम सबस्ट्रेट भी यूज़ करते तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता, जीरो आउटपुट होती। और यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, एंजाइम लिंक्ड है। अगर यहाँ पे एंजाइम लिंक है और अब हम अगर सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, अगर हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास कलरफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कलरफुल आउटपुट आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाएंगे तो उससे हम फिर पता कर लेंगे। अच्छा, इसका एक बेनिफिट क्या है, देखो इस मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का बेनिफिट क्या है। पहले जो हमने डायरेक्ट में किया था उसके अंदर सिर्फ एक ही जो
एंटीबॉडी थी उसके एक ही थी जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड था। यानी कि जितना ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड होगा, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट आके अटैच होंगे पर्टिकुलर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी पे, उतनी ही ज़्यादा कलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ के आएगी। यानी कि जितने ज़्यादा इसके अंदर सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे वो जाके अटैच होंगे किसके साथ, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है उनके साथ। यानी कि जितने ज़्यादा ऐड होंगे उतने ज़्यादा ही आउटपुट कलर की निकल के आएगी। अब हमने वहाँ पे पिछले में देखा था डायरेक्ट में क्या था, वहाँ पे सिंगल ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी, तो वहाँ पे कलर की जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक आएगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक ही एंटीबॉडी है उसके साथ में तीन तीन एंजाइम लिंक्ड है, यानी कि यहाँ पे जो कलर की स्ट्रेंथ आएगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी। तो इससे हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमारा बेनिफिट ये है कि इसमें आउटपुट ज़्यादा बेटर आएगी। और एडवांटेज यही है कि इसमें सेंसिटिविटी हाई आएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। देखो इस स्टेप को हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले सैंपल लिया, वही पिछले वाला स्टेप, उसमें फिर उसके बाद उसको ब्लॉकिंग कर लिया एंटीजन को अलावा सभी प्लेट के सभी पार्ट को। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें विदाउट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब क्या किया कि हमने इसी के साथ में इसी के एंटीजन की तरह इसको यूज़ करके इसके एपिटोप्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, और एपिटोप से हमने इसके साथ एंजाइम लिंक्ड वाली एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। अब हमने वो एंटीबॉडी यूज़ करके स्टेप को फर्दर आगे किया आगे। अब जो नई एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है ये कौन सी है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, अब हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। अब हमने इसमें सबस्ट्रेट ऐड कर दिया है तो इसके बाद जो पर्टिकुलर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो अपना कलर प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, अब ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है तो ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा कलर की स्ट्रेंथ आएगी, और जितनी ज़्यादा कलर की स्ट्रेंथ आएगी हमारा उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, उतनी आउटपुट अच्छी होगी। और इसी की वजह से इसका मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि इसमें हाई सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम सैंडविच एलिसा टेस्ट, जो कि हमारा तीसरा मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, देखो एंटीजन होते हैं ए और बी, ये हमें पता है। ठीक है, अब मान लो पर्टिकुलर बी के लिए हम अगर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्री कोटेड एंटी बी एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे। यानी कि ये वही प्लेट है जो पहले हमने देखी थी एलिसा प्लेट, उसके अंदर हम पहले से ही प्री कोटेड ही किसकी, एंटी बी एंटीबॉडीज़, यानी कि हमने बी के लिए पता करना है तो एंटीबॉडीज़ हम पहले से ही कोटिंग कर देंगे किसकी, बी एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इन्हीं एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैप्चर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। यानी कि जिसकी हम कोटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम सैंपल डालेंगे। पहले हमने कोटिंग कर दी, उसके बाद सैंपल डालेंगे। ठीक है, अब अगर हमने इसमें कोई सैंपल डाला है जिसके अंदर एंटीजन था, हमने ये जो एंटीबॉडीज़ पहले इसके अंदर यूज़ की है कोटिंग के टाइम पे, वो कौन सी की थी, एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो सिंपल सी बात है, जो एंटीबॉडी है यहाँ पे एंटी बी, उसी के साथ सिर्फ बी आके अटैच होगा, बाकी जो कोई एंटीजन होंगे वो अटैच नहीं होंगे। ये समझ में आया। अब क्या होगा, देखो अब इसको हम वॉश कर देंगे। वॉश करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ जो बी वाला एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है वो रह जाएगा, बाकी के जो एंटीजन है वो वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ऐड प्राइमरी एंटीबॉडीज़। अब हमने देखा कि एक एंटीबॉडीज़ तो नीचे से इसमें जो कोटिंग की हुई है वो है, बीच में हमारा सैंपल है जो कि एंटीजन बी है। अब उसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब हमने देखा कि एक साइड तो ये एंटीबॉडी की कंप्लीट फिलअप है, दूसरी साइड भी जो एंटीबॉडी बी है वो आके उस पर अटैच हो जाएगी। तो ये सैंडविच की फॉर्म हो गई, यानी कि इसके अंदर ट्रिपल लेयर हो गई, एक तो नीचे एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन और फिर ऊपर एंटीबॉडी। तो ये हो गया हमारा सैंडविच की फॉर्म में। अब क्या होता है, देखो अब इसमें फिर वही मेथड, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड यूज़ होते हैं। अगर हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है उसके अंदर क्या होता है, देखो अगर एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम लिंक है,
वो अगर आके डायरेक्ट एंटीजन पे कनेक्ट होता है, अटैच होता है, और उसके बाद हम सबस्ट्रेट डालते हैं और कलर की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अगर हम मान के चले इसमें से हम इस वाले जो प्राइमरी हमारा एंटीबॉडी है और ये वाली जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, एक तो ये वाली इसको हम कवर कर लें और एक ये वाली इसको हम कवर कर लें। अब ये देखो डायरेक्ट मेथड हो गया। कैसे? अगर हमने यहाँ पे जो एंटीबॉडी है उसके साथ ही डायरेक्ट ये वाली एंटीबॉडी, कौन सी वाली? जिसके साथ एंजाइम लिंक है, वो डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच करवा के सबस्ट्रेट यूज़ करके अगर कलर निकलवा लेते हैं तो वो बन गया हमारा डायरेक्ट सैंडविच एलिसा टेस्ट। ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में हम पहले प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं और उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड है वो फर्दर इनके साथ में ट्रीट करवाएंगे। इसको ट्रीट करवाने के बाद ये वॉश आउट कर लेंगे और फिर सबस्ट्रेट डाल के, और फिर हमारा जो कलर की आउटपुट आएगा, कलर कंपाउंड की आउटपुट होगी, उससे हम पता कर लेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसमें जो स्पेसिफिसिटी होती है वो हाई होती है और इसके साथ साथ जो सेंसिटिविटी होती है वो भी हाई होती है, यानी कि इसके अंदर एक्यूरेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टेस्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इनको एक दो बार करेंगे या पढ़ेंगे या फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएंगे। सो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जीके फार्मा। थैंक यू गाइस।